हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना रूल, माई चैनल चतरेश्वर रूल। आज हम भाषा एक हिंदी की इकाई 4 का मनोविज्ञान का चैप्टर करेंगे, शिक्षण का। ठीक है, इसमें भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम तथा भाषी दक्षता का विकास। ठीक है, भाषा शिक्षण व भाषा शिक्षण की विधियाँ। भाषा का अर्थ मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को ध्वनि संकेतों के माध्यम से भली भांति अभिव्यक्त करता है। सार्थक ध्वनि संकेतों से भाषा बनती है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा का क्या था? भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा का सीधा संबंध जीवन से है। मातृभाषा बालकों के जीवन का अभिन्न अंग है। मातृभाषा उन्हें अपने परिवार व समाज से जोड़ने वाली कड़ी और उनकी अभिव्यक्ति व विचारों का माध्यम है। बालकों के अभिव्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक सहायता मातृभाषा से ही मिलती है। शिक्षण सोद्देश्य क्रिया है। किसी भी विषय का शिक्षण कुछ लक्ष्य सामने रखकर किया जाता है। भाषा एक साधन है। बालक इसका उपयोग भावों तथा विचारों को समझने व प्रकट करने के लिए करता है। अतः भाषा के शिक्षण द्वारा बालकों में भाषा के प्रयोग की कुशलता उत्पन्न करना ही लक्ष्य होता है। उद्देश्य व शिक्षण। उद्देश्य व लक्ष्य में अंतर। पहले है व्युत्पत्ति। उत प्लस देश प्लस यह ऊपर की ओर देखना, लक्ष्य प्लस यह जो लक्षित हो। सेकंड, भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, जैसे ध्वनि, वर्तनी, शब्द रचना, वाक्य रचना। दूसरा, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, जैसे जीवन मूल्य, पौराणिक कथाएं, घटना, लेखक, परिचय आदि। तीसरा, शुद्ध व स्पष्ट वाचन की योग्यता प्राप्त करना, ये है। चौथा, अवबोधात्मक में क्या होगा? शुद्ध व स्पष्ट वाचन की योग्यता प्राप्त करना। चौथा, गद्य व पद्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना। विषय वस्तु सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना। 6, बोलकर व लिखकर अपने भावों विचारों को व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करना। कौशलात्मक, शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त करना। प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास द्वारा नवीन शब्द रचना की योग्यता प्राप्त करना। सृजनात्मक रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। अभिव्यक्ति, बोलकर लिखकर भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति की योग्यता प्राप्त करना। अभिवृत्ति, भाषा एवं साहित्य में रुचि लेने की योग्यता प्राप्त करना। सद्वृत्तियों का विकास करना। अभिरुचि, नवीन रचनाएं पढ़ने में रुचि लेना, विषय वस्तु का संकलन करना। हर्बर्ट स्पेंसर ने भाषा शिक्षण सूत्र दिए। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन से निगम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेष की ओर और अनुगमन से तर्क की ओर। ठीक, अब इसमें आपके पास में अगर प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम की शब्दावली, समक्ष स्तर की शब्दावली को समझने योग्य बनाना। छात्रों को निर्धारित ज्ञान का सस्वर वाचन करने में सक्षम बनाना।
छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, उन्हें वाक्य रचना के योग्य बनाना, वाक्य को शुद्ध, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनाना, छात्रों के विचारों को क्रमबद्ध रूप से विकसित करना, छात्रों में पढ़ने की आदत डालना, लेख या पाठ का भाव ग्रहण करने की योग्य बनाना, सुलेख व श्रुति लेख पर विशेष बल देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम की शब्दावली व समग्र स्तर की शब्दावली को समझने योग्य बनाना, छात्रों को निर्धारित ज्ञान का स्व वाचन करने की सक्षम बनाना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, उन्हें वाक्य रचना के योग्य बनाना, वाक्यों को शुद्ध, प्रभावशाली, महत्व बनाना, वाक्यों के विचारों को क्रमबद्ध रूप से विकसित करना, छात्रों में पढ़ने की आदत डालना, लेख व पाठ का भाव ग्रहण करने के योग्य बनाना, सुलेख व श्रुति लेख बनाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के विद्यार्थी की सौंदर्य भावना को विकसित करना, विद्यार्थी भाषा की शुद्धता समझ सके, इसके लिए उन्हें व्याकरण का ज्ञान करना, विद्यार्थी में स्वाध्याय की पूर्ति का विकास करना, प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों का धीरे धीरे इस स्तर तक पूर्ण विकास करना, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य बालकों में सौंदर्यानुभूति की भावना का विकास करना, बालकों में पाठ के रस भावों को समझकर ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना, बालकों को व्याकरण नियमों से परिचित कराना, छात्रों को निबंध, संवाद, सारांश पत्र आदि लिखने की कला में दक्षता पैदा करने का प्रयत्न करना, छात्रों को उचित गति से लेखन का अभ्यास करना, छात्रों की शब्द शक्ति भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में मौन वाचन की आदत का विकास करना और मौन वाक्य की सहायता से तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना, छात्रों पे अभिनय, अनुकरण और संवाद की योग्यता पैदा करना, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षणिक उद्देश्यों का सीधा संबंध व्यवहार परिवर्तन से होता है। व्यवहार परिवर्तन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसलिए ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्यों को 3 रूप में विभाजित किया। ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण का विकास 1956 में ब्लूम ने किया। ज्ञानात्मक पक्ष उद्देश्यों का संबंध ज्ञान, सूचना, सिद्धांतों, तथ्यों, अधिनियमों में अभिज्ञान और प्रत्यास्मरण से होता है। ये ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्ग कहे जाते हैं। अभिक्रम में इसी पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति मुख्य रूप से की जाती है। अभी हमारा भावात्मक पक्ष वर्गीकरण का विकास ब्लूम, कर्थवाल और मसिया ने 1964 में किया था। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का संबंध जीवन मूल्यों, रुचि, अभिवृत्ति के विकास से। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में इन उद्देश्यों का बहुत महत्व है। अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। छात्र व शिक्षक की अंतःक्रिया द्वारा ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती। क्रियात्मक पक्ष का विकास 1962 ईस्वी में सिम्पसन ने किया था। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का संबंध कौशल तथा शारीरिक क्रिया के विकास से होता है। अभिक्रमित अनुदेशन से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और प्रशिक्षण से क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती। इस कौशल का भी विकास हो जाता है। शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षणिक ज्ञानात्मक ज्ञान, भावात्मक में आग्रहण, क्रियात्मक में उत्तेजना। तीसरा है ज्ञानात्मक में बोध, भावात्मक में अनुक्रिया, क्रियात्मक में अनुकरण। तीसरा ज्ञानात्मक में प्रयोग, भावात्मक में अनुमूल्यन, क्रियात्मक में कार्यवाही। ज्ञानात्मक में विश्लेषण, विचारण और समन्वय। ज्ञानात्मक में संश्लेषण, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, चरित्रीकरण, आदतों का निर्माण। गद्य शिक्षण।
गद्य शिक्षण शब्द गद्य शब्द संस्कृत के गद धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है स्पष्ट कहना। गद्य में भाव को स्पष्ट और सरल रूप में प्रकट किया जाता है। संस्कृत के आचार्यों ने छंदहीन रचना को गद्य कहा था। जिस शब्दार्थ भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है वही गद्य। गद्य शिक्षण का मुद्दे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का माध्यम गद्य। गद्य व्याकरण संबंध भाषा सीखने में उपयोगी है, इसलिए गद्य को कवियों की कसौटी माना जाता है। गद्यकारों को व्याकरण के समस्त नियमों का पालन करते हुए लिखना पड़ता है। नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, स्मरण, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य की विधा है। गद्य शिक्षण से विद्यार्थी साहित्य की इन समस्त से परिचित हो जाता है। आजकल गद्य ज्ञानोपलब्धि का प्रमुख साधन है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ज्ञान विज्ञान की बातें आदि गद्य के रूप में विपुल रूप में उपलब्ध है। गद्य भाषा तत्वों की जानकारी का सरल उच्चारण, वर्तनी, शब्द रूपांतरण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्द भंडार, मुहावरे, लोकोक्ति तथा वाक्य रचना आदि भाषिक तत्वों का ज्ञान गद्य के माध्यम से सुगमतापूर्वक किया जाता है। छात्रों के भावात्मक विकास के लिए संस्कारों का परिमार्जन गद्य की विधाओं से सतत साहित्य पढ़ने के अवसर जुटाने चाहिए। गद्य की विधाएं: निबंध, कहानी, पत्र, संवाद, जीवनी, नाटक, आत्मकथा, एकांकी, स्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास, रिपोर्टर। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य: छात्रों के उच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को मौखिक रूप से अर्थ ग्रहण की शिक्षा देना, उनमें मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता और गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उनकी सृजनात्मक शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास करना, शुद्ध स्पष्ट विराम गति, ध्वनि का आरोह अवरोह, स्वराघात, पठन आदि की योग्यता उत्पन्न करना, छात्रों में शुद्ध लेखन मौलिक कल्पना का विकास करना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को मुहावरों, लोकोक्ति, कहावतों का ज्ञान कराना। गद्य शिक्षण की विधियाँ: उद्देश्य आधारित शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि का चुनाव आवश्यक है। यह विधि छात्रों के बौद्धिक स्तर, विषय वस्तु, उद्देश्य आदि को ध्यान में रखकर की जाती है। अन्य सामान्यतः गद्य शिक्षण की दो विधि: प्रथम अर्थ जिसके द्वारा पढ़ाया जाता है, दूसरी आदर्श विधि जिसके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थबोध विधि: इस विधि में अध्यापक पुस्तक का वाचन करते हुए शब्दार्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता चलता है। इससे छात्र पाठ के विकास की सक्रिय सहयोग नहीं दे पाता है। इसमें छात्र का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ये छात्र की बुद्धि का उपयोग नहीं होने के कारण यह विधि उनका सर्वांगीण विकास करने में असक्षम। आदर्श विधि: यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। वर्तमान में हार्वर्ड की पंचविधि को आदर्श विधि के रूप में लिया जाता है। इस विधि के आधार पर गद्य शिक्षण के निम्नलिखित सोपान होने चाहिए। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विषय वस्तु की ओर आकर्षित करना या जोड़ना होता है। प्रस्तावना चित्र दिखाकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर या लेखक परिचय देकर की जा सकती है। प्रस्तावना छात्र पूर्व ज्ञान पर आधारित रुचिप्रद रुचिपद पूछकर, उदाहरण देकर या लेखक परिचय देकर की जा सकती है। प्रस्तावना छात्र पूर्व ज्ञान पर आधारित रुचिप्रद होनी चाहिए। प्रस्तावना के संबंधित बातें: प्रस्तावना छात्र पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न अपने पूर्व के प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए। प्रश्न ऐसे हो जिसका उत्तर छात्र विचार, मनन और बुद्धि से दे सके।
उद्देश्य कहते हैं स्पष्ट, सरल, रोचक और भाषा की नवीनता लिए हुए होना चाहिए। प्रस्तावना, यह पाठ्य योजना का अति महत्वपूर्ण अंग इसका रूप विषय वस्तु पर आधारित होना है। गद्य में प्रस्तुतिकरण का निम्नलिखित प्रकार से आदर्श वाचन, अध्यापक अनुकरण वाचन, छात्र द्वारा वाचन, संशोधन, शब्द व्याख्या, विषय वस्तु विश्लेषण, मौन वचन, पुनरावृत्ति वाचन। तो आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करिए। ओके, हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए बाय।